हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। दोस्तों, जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनने वाली छाया को देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि ज्यामितीय छाया के क्षेत्र के समीप व्यतिकरण के समान बारी बारी से उदीप्त तथा दीप्त क्षेत्र नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसा विवर्तन की परिघटना के कारण होता है। यानी विवर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी अवरोधक के कोनों से प्रकाश मुड़ जाता है और यह अभिलक्षण सभी प्रकार की तरंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वे ध्वनि तरंगे हों, प्रकाश तरंगे हों, जल तरंगे हों अथवा द्रव्य तरंगे हों। दोस्तों, क्योंकि अधिकांश अवरोधकों के विस्तार से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अत्यंत छोटी है, इसीलिए हमें दैनिक जीवन के प्रेक्षणों में विवर्तन के प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी आंख या प्रकाशिक यंत्र जैसे कि दूरदर्शक अथवा सूक्ष्मदर्शी का निश्चित वियोजन विवर्तन की परिघटना के कारण सीमित रहता है। और वास्तव में जब हम किसी सीडी को देखते हैं तो उसमें रंग विवर्तन प्रभाव के कारण ही दिखलाई देते हैं। आइए अब हम इस विवर्तन की परिघटना को विस्तार से समझते हैं, किसी एकल झिर्री द्वारा होने वाले विवर्तन की परिघटना को जानकर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यंग के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। यंग के प्रयोग में हमने कहा था कि एक संकीर्ण एकल झिर्री नए स्रोत की तरह कार्य करती है, जहां से प्रकाश विस्तारित होता है। दोस्तों, यंग से पहले न्यूटन भी इस प्रभाव को जान चुके थे कि प्रकाश संकीर्ण छिद्रों तथा झिर्रियों से विस्तारित होता है। यह कोने से मुड़कर उस क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है जहां हम छाया की अपेक्षा करते हैं, और इसी प्रभाव को कहा जाता है विवर्तन। लेकिन यह प्रभाव केवल तरंग धारणा के उपयोग से ही उचित रूप से समझा जा सकता है। दोस्तों, जब यंग के प्रयोग में द्विझिर्री को एक संकीर्ण एकल झिर्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमें एक ब्रॉड यानी चौड़ा पैटर्न दिखाई पड़ता है जिसके मध्य में दीप्त क्षेत्र होता है। इसके दोनों ओर क्रमागत दीप्त एवं अदीप्त क्षेत्र होते हैं जिनकी तीव्रता केंद्र से दूर होने पर कम होती जाती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि A चौड़ाई की एकल झिर्री LN पर अभिलंबवत पड़ने वाले समांतर किरण पुंज को दर्शाया है। यहाँ विवर्तित प्रकाश आगे रखे एक पर्दे पर आपतित होता है और यहाँ पर झिर्री का मध्य बिंदु है M। अब हमें पर्दे के किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मूल धारणा यह होगी कि झिर्री को बहुत से छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए और बिंदु P पर उनके योगदानों को उचित कलांतर के साथ जोड़ा जाए। दोस्तों, इसके लिए हम झिर्री पर प्राप्त तरंगाग्र के विभिन्न भागों को द्वितीयक स्रोतों की तरह लेते हैं, और क्योंकि आपाती तरंगाग्र झिर्री के तल में समांतर है तथा ये स्रोत एक ही कला में होते हैं। अब झिर्री के 2 सिरों के बीच का पथ अंतर अर्थात NP घटा LP, इसकी गणना ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जैसे कि थॉमस यंग के प्रयोग में की थी। यानी यहाँ पर NP घटा LP जो बराबर होगा NQ के, उसे लिखा जा सकता है NP घटा LP बराबर A sin थीटा। और दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थीटा बहुत ही छोटा कोण है, इसी कारण यहाँ पर इस साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर ही मान लिया जाएगा। यानी पथ का अंतर NP घटा LP आता है लगभग A थीटा के बराबर।
दोस्तों यहाँ पर यदि झिर्री के तल में दो बिंदुओं M1 एवं M2 के बीच की दूरी y हो तो पथ का अंतर M2P घटा M1P बराबर होगा y थीटा के। दोस्तों अब हमें स्रोतों की बड़ी संख्या से प्राप्त होने वाले समान कला संबंध योगदानों को जोड़ना होगा। ऐसा करने पर पर्दे के केंद्रीय बिंदु अर्थात C पर कोण थीटा 0 होगा, अर्थात सभी पथांतर 0 हैं और इसी कारण झिर्री के सभी भागों का योगदान समकला में है, जिससे बिंदु C पर उच्चतम तीव्रता मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट थीटा बराबर 0 पर है तथा द्वितीयक उच्चिष्ट थीटा बराबर n/1/2 λ/a पर है और निम्निष्ट यानी शून्य तीव्रता थीटा बराबर n λ/a पर है, जहां पर n का मान 0 को छोड़कर 1, 2, 3 कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह निम्निष्ट थीटा बराबर n λ/a पर क्यों आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोण थीटा पर विचार करेंगे, जहां पर पथ का अंतर a थीटा लैम्डा है। तो इस स्थिति में थीटा लगभग बराबर आता है λ/a के। अब हम झिर्री को दो बराबर भागों में यानी LM तथा MN में बांटते हैं, जिनमें प्रत्येक का आकार झिर्री के अर्ध यानी a/2 है। भाग LM में प्रत्येक बिंदु M1 के लिए भाग MN में बिंदु M2 इस प्रकार है कि M1 M2 लगभग a/2 के बराबर है। दोस्तों यहाँ बिंदु P पर M1 तथा M2 के बीच पथांतर चुने हुए कोण थीटा के लिए होगा M2P घटा M1P बराबर थीटा a/2, जो बराबर होगा λ/2 के। इसका अर्थ यह है कि M1 तथा M2 के योगदान 180 डिग्री यानी पाई रेडियन से विपरीत कला में है तथा थीटा बराबर है λ/a के। इसी कारण यहां से आने वाली दोनों ही तरंगें एक दूसरे को रद्द कर देंगी। इसीलिए झिर्री के दो अर्धभागों LM तथा MN के योगदान एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह समीकरण वह कोण बताती है जिस पर तीव्रता 0 हो जाती है। इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि थीटा बराबर n λ/a के लिए तीव्रता 0 होगी, जहां n 0 को छोड़कर एक पूर्णांक है। दोस्तों अब हम एक कोण थीटा बराबर 3 λ/2a पर विचार करें, जो दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य में है। तो यहाँ पर हम झिर्री को 3 भागों में बांट सकते हैं। यदि हम प्रथम 2/3 झिर्री को लें तो दो सिरों के बीच पथ का अंतर होगा 2/3 a गुणा थीटा, जो बराबर होगा 2a/3 गुणा 3 λ/2a के, अर्थात यहाँ से पथ का अंतर आता है लैम्डा। अर्थात प्रथम 2/3 झिर्री को दो अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका पथ का अंतर होगा λ/2 और ये दोनों ही अर्धभाग एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः केवल शेष 1/3 भाग ही दो निम्निष्ठों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता को योगदान देता है। आइए दोस्तों अब उच्चिष्ट की स्थिति को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि उच्चिष्ट की स्थिति हमें प्राप्त होती है n/1/2 λ/a पर, जहां पर n का मान 2, 3, 4 तथा अन्य पूर्णांक हैं और इन उच्चिष्टों की तीव्रता n के बढ़ने के साथ क्षीण होती जाती है, क्योंकि n के बढ़ने के साथ साथ झिर्री का केवल 5वां, 7वां तथा आदि भाग ही इन उच्चिष्टों की स्थितियों में तीव्रता का योगदान करते हैं। आइए दोस्तों अब हम व्यतिकरण पैटर्न तथा संबंधतया प्रदीप्त एकल झिर्री के पैटर्न, जिसे सामान्यतः एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न कहते हैं, इनकी समानता तथा विषमता को जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि व्यतिकरण पैटर्न में समान अंतराल पर दीप्त तथा अदीप्त बैंड होते हैं।
जबकि विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट होता है जो दूसरे उच्चिष्टों से 2 गुना चौड़ा होता है और केंद्र के दोनों ओर दूर अनुक्रमिक उच्चिष्टों पर तीव्रता कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त व्यतिकरण पैटर्न का परिकलन 2 संकीर्ण झिर्रियों से उद्गमित 2 तरंगों के अध्यारोपण द्वारा किया जाता है, जबकि विवर्तन पैटर्न एकल झिर्री के प्रत्येक बिंदु से उद्गमित सतत तरंग परिवार के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, व्यतिकरण और विवर्तन के पैटर्न से हमें यह ज्ञात होता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन परिघटनाओं में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यदि यह अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय एक क्षेत्र में घटती है तो वहीं दीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय दूसरे क्षेत्र में बढ़ती है, यानी ऊर्जा में कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती। अर्थात यह दोनों ही परिघटनाएं ऊर्जा संरक्षण नियम के सिद्धांत के अनुकूल होती हैं कि हम कितनी भली प्रकार 2 भिन्न बिंबों या प्रतिबिंबों को देख पाते हैं। दोस्तों, अपनी आंख की विभेदन क्षमता के बारे में हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम अन्य प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने दूरदर्शकों के बारे में जाना था। दूरदर्शी का कोणीय विभेदन इसके अभिदृश्यक से निर्धारित होता है। अभिदृश्यक द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते, क्योंकि नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करना होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त विवर्तन की परिघटना के कारण दूरदर्शी में किरण पुंज एक बिंदु पर फोकसित होने के बजाय एक परिमित क्षेत्रफल में फोकसित होता है और इसी विवर्तन के प्रभावों के कारण फोकस समतल पर बनने वाले पैटर्न में एक केंद्रीय दीप्त क्षेत्र होता है जो चारों ओर से अदीप्त तथा दीप्त सकेंद्रीय वलयों से घिरा होता है। दोस्तों, विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात होता है कि केंद्रीय दीप्त क्षेत्र की त्रिज्या लगभग R0 के बराबर होती है, जिसका मान लगभग बराबर होता है 1.22 लैम्डा f/2a के, यानी 0.61 लैम्डा f/a के, जहां पर f लेंस की फोकस दूरी तथा 2a वृत्ताकार द्वारक के व्यास अथवा लेंस के व्यास में जो भी कम हो वही होती है। अब दोस्तों, यहाँ से उत्पन्न प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, फिर भी यह प्रकाशिक यंत्रों जैसे कि दूरदर्शक या सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 तारों को मात्र विभेदित करने के लिए हमें लगभग f डेल्टा थीटा यानी R0 जो बराबर था 0.61 लैम्डा f/a के, यह ज्ञात करना होता है। इससे ज्ञात होता है कि डेल्टा थीटा बराबर आता है 0.61 लैम्डा/a के। अर्थात यदि अभिदृश्यक का व्यास अधिक है यानी a अधिक है तो डेल्टा थीटा छोटा होगा। इससे पता चलता है कि a का मान अधिक होने पर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक हो जाएगी। और दोस्तों, यही कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब इस विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, किसी तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदृश्यक का व्यास 100 इंच है। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वह राशियां जिनका मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है, यानी कि अभिदृश्यक का व्यास जो लगभग बराबर है 100 इंच के, अर्थात 2a बराबर है 100 इंच के, यानी कि 254 सेंटीमीटर के। इसके अतिरिक्त हमें दिया गया है लैम्डा यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर के। तब दूरदर्शी की विभेदन सीमा अर्थात डेल्टा थीटा बराबर होगी
0.61 गुणा लैम्डा यानी 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 बटे a यानी 127 सेंटीमीटर, जिसका मान लगभग आता है 2.9 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 रेडियन के। दोस्तों, इसके अतिरिक्त विभेदन तथा आवर्धन के बीच भ्रांति होने की संभावना काफी अधिक होती है और ठीक इसी प्रकार इन प्राचलों यानी पैरामीटर्स के व्यवहार में दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की भूमिका के बीच भी भ्रांति की संभावना हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक दूरदर्शी दूर के बिंबों का प्रतिबिंब हमारी आंख के निकट बनाता है, इसलिए जिन बिंबों का विभेदन बहुत अधिक दूरी पर नहीं किया जा सकता, उन्हें दूरदर्शी द्वारा देखकर विभेदित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक सूक्ष्मदर्शी बिंबों को आवर्धित करता है और ऐसे बिंब प्राय हमारे बहुत समीप रखे होते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी बिंबों को आवर्धित करके उनका एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम एक छोटी सी वस्तु को भी आवर्धित रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम किन्हीं दो तारों अथवा किसी दूरस्थ ग्रह के दो उपग्रहों को देखते हैं या फिर हम किसी जीवित कोशिका के विभिन्न भागों को देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दूरदर्शी विभेदन करती है जबकि एक सूक्ष्मदर्शी आवर्धन करती है। दोस्तों, यदि हम एक लंबी डोरी को देखें जिसे क्षैतिज रखकर पकड़ा गया है और इसका दूसरा सिरा स्थिर माना गया है, तो ऐसी किसी डोरी के एक सिरे को यदि हम ऊपर नीचे आवृत्ति रूप से गति कराएं तो एक तरंग उत्पन्न कर पाएंगे जो कि x दिशा में संचरित होगी। दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि विस्थापन तरंग की संचरण दिशा के लंबवत है अर्थात y दिशा में है, इसी कारण इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। साथ ही क्योंकि विस्थापन y दिशा में है, इसीलिए इसे प्राय y ध्रुवित तरंग भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि डोरी के कंपन के तल को अत्यंत अल्प अंतराल में रैंडमली बदला जाए तो हमें अध्रुवित तरंग प्राप्त होती है। इस प्रकार एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकतः यानी रैंडमली बदलता रहता है, हालांकि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है। दोस्तों, प्रकाश की तरंगों की प्रकृति भी अनुप्रस्थ होती है, अर्थात संचरित हो रही प्रकाश तरंग से संबंध विद्युत क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है और इसे एक पोलरॉइड का उपयोग करके सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। आपने पतली प्लास्टिक शीटें देखी होंगी जिन्हें पोलरॉइड कहते हैं। जब कोई अध्रुवित प्रकाश तरंग ऐसे पोलरॉइड पर आपतित होती है तो प्रकाश तरंग रेखीय ध्रुवित हो जाती है, जिसमें विद्युत सदिश पंक्तिबद्ध अणुओं की लंबवत दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं और इस दिशा को पोलरॉइड की पारित अक्ष यानी पास एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार जब किसी साधारण स्रोत का प्रकाश पोलरॉइड की किसी शीट P1 पर पारित होता है तो यह देखा जाता है कि इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। P1 को घुमाने पर पारगत किरण पुंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पारगम्य तीव्रता स्थिर रहती है। दोस्तों, अब हम एक समरूप पोलरॉइड P2 को P1 के पहले रखते हैं। अब लैंप से आने वाले प्रकाश की तीव्रता केवल P2 से ही पारित होने में कम हो जाएगी, परंतु अब P1 के घुमाने का P2 से आने वाले प्रकाश पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ता है। एक स्थिति में P2 से पारगम्य तीव्रता P1 से पारित होने पर लगभग शून्य हो जाती है और जब इस स्थिति से P1 को 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो यह P2 से आने वाली लगभग पूर्ण तीव्रता को पारगमित कर देता है। दोस्तों, इसके लिए हम मान सकते हैं कि पोलरॉइड P1 से पारगमित प्रकाश का P2 की पारित अक्ष यानी पास एक्सिस के अनुदिश ध्रुवण हो जाता है। यदि P2 की पारित अक्ष P1 के पारित अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो P1 से घटक E cos थीटा पारित होता है और इस प्रकार
जब हम पोलरॉइड P1 को घुमाते हैं तो तीव्रता निम्न प्रकार बदलती है, I बराबर I0 cos की घात 2 थीटा। दोस्तों यहाँ पर I0 P1 से गुजरने के पश्चात ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है और दोस्तों इस नियम को मेलिस का नियम कहते हैं। दोस्तों पोलरॉइड को धूप के चश्मों, खिड़की के शीशों आदि में तीव्रता नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। पोलरॉइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरों तथा 3D चलचित्र कैमरों में भी किया जाता है। दोस्तों पोलरॉइड के अतिरिक्त प्रकाश परावर्तन के द्वारा भी ध्रुवण की परिघटना को किया जा सकता है। इसमें जब दो पारदर्शी माध्यमों की सीमा पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तब यदि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हों, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। इस अवस्था में आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं तथा इसे IB से निरूपित किया जाता है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ IB सघन माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि IB जमा R बराबर होता है 90 डिग्री यानी π/2 के, और स्नेल के नियम द्वारा हम लिख सकते हैं कि म्यू बराबर होगा sin IB/R यानी कि sin IB/sin π/2 घटा IB के, जिसे लिख सकते हैं sin IB/cos IB जो बराबर होता है tan IB के। दोस्तों इस नियम को कहा जाता है ब्रूस्टर का नियम। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।